हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न और व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आने वाले परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस प्रश्न से। ठीक है, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही प्रश्न और उससे संबंधित जो व्याख्या है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे क्वेश्चन और उससे संबंधित व्याख्या हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है कि शुष्क प्रदेशों में स्थल रूपों के विकास की विवेचना कीजिए, या अथवा करके दोस्तों आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, या तीसरा जो है अथवा करके ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मरुस्थल में कौन से भू आकार पाए जाते हैं और शुष्क जलवायु वाले भागों में पवन के अपवर्तन कार्यों की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे शुष्क प्रदेशों की स्थलकृतियाँ और इसके बारे में लिखेंगे कि अपवाहन एवं अपघर्षण पवन की प्रमुख अपवर्तनात्मक क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के द्वारा अनेक लघु या गौण तथा प्रधान आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, अपवाहन क्रिया से धरातल के ऊपर बिछे हुए ढीले सूक्ष्म कण उड़ जाते हैं तथा बड़े शिलाखंड, कंकड़, पत्थर आदि धरातल पर छूट जाते हैं। कंकड़ पत्थरों की यह ढीली सतह अपवाहन कवच कहलाती है। ठीक है, अब इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपके सामने पहला है दोस्तों, वो है तिफली शिला। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे आप कि अनेक दिशाओं में चलने वाली वायु से थपेड़े के शैलखंड की आकृति त्रिकोणाकार हो जाती है। वायु अपवर्तन का यह स्वरूप खरोंचने से उत्पन्न होता है और फलस्वरूप शैलखंड जैसे चतुष्फल हो जाता है, जिसका एक तल आधार होता है तथा तीन बाहर की ओर होता है। दूसरा इसमें लिखेंगे दोस्तों जालीदार शिला। ठीक है, जब शैलों का निर्माण कोमल या कठोर रवे द्वारा हुआ रहता है तब इसमें जाली का विकास हो पाता है और कण युक्त वायु प्रवाहित होती है हुई शैलों के कोमल रवों को उखाड़ देती है, जबकि इसके कठोर रवे बने रहते हैं और इसी प्रकार अपवर्तन के पश्चात शिला जालीदार हो जाता है। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आयुगर्त, इंग्लिश में कहते हैं ब्लू आउट। ठीक है, लिखेंगे मरु प्रदेशों में वायु के सतह प्रहार से कभी कभी एक भी स्थलाकृतियों को कोमल शैल आवश्यकता से अधिक उखाड़ दी जाती है, फलस्वरूप वहाँ गर्त बन जाता है। ढीली भूमि एवं कोमल शैलों के प्रदेशों में इस प्रकार के गर्त पाए जाते हैं। चौथा लिखेंगे दीपाभगिरी या इंजलबर्ग, इसमें लिखेंगे कोमल शैलों के प्रदेशों में जहाँ कठोर शैल पाई जाती हैं वहाँ का कठोर भूभाग अपवर्तन के पश्चात ऊंचा बचा रहता है और उस उभरे हुए भाग के किनारे शिलाचूड़ उड़ाकर ले जाता है। फलस्वरूप उभरा या गुंबदाकार पिरामिड जैसा प्रतीत उभरे भाग के शीर्ष को कठोर शैल की टोपी पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे दोस्तों आप इसमें पांचवा लिखेंगे इसमें छत्रक शैल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मशरूम रॉक्स। वायु द्वारा प्रवाहित शैल चूर्ण के हल्के या बारीक कण अधिक ऊंचाई तक उठाए जाते हैं, जबकि भारी एवं बड़े कण धरातल के साथ सरकते चलते हैं तथा बड़े कण बारीकी कणों की तुलना में अधिक अपवर्तन करते हैं। इसलिए मरु प्रदेशों में ऊंचे भूभागों का अपवर्तन विचित्र ढंग से होता है और इन ऊंचे उठे भागों के निचले हिस्से अधिक अपवर्तित हो जाते हैं, जबकि ऊपरी हिस्सा कम अपवर्तन होने के कारण चौड़ा रह जाता है। फलस्वरूप यह आकृति छतरीनुमा दिखाई देती है, जिसे छत्रक शैल या सहारा का हमादा कहा जाता है। 6 नंबर लिखेंगे भूस्तंभ। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि यदि एक कठोर शैलखंड किसी जगह है तो वह अपने नीचे की भूमि की अपवर्तन से रक्षा करता है, जबकि शैलखंड के आसपास अपवर्तन का कार्य प्रगति पर रहता है। कालांतर में पर्याप्त
अपरदन के पश्चात कठोर शैलखंडों के स्थान पर ऊंचा स्तंभ बन जाता है जिसके शीर्ष पर शैलखंड पड़ा होता है। और 7वां नंबर लिखेंगे दोस्तों जीवजन। ठीक है, लिखेंगे इसमें वायु अपरदन के क्षेत्र में तथा शुष्क ठंडे प्रदेशों में इस प्रकार की भूस्वरूप पाया जाता है। इस प्रकार के भूस्वरूप के विकास के लिए धरातलीय संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कठोर एवं मुलायम शैलों की संरचना क्षैतिज एवं क्रम परतें मिलती हैं। उक्त परिस्थितियों में कठोर शैल वाली परतें की दरारें में भारी ओस निम्न ताप के समय हिमीभूत हो जाती है और दरारों को चौड़ा कर देती है। दिन के समय वायु द्वारा उक्त दरारों से पर्याप्त मात्रा में शैलचूड़ उड़ाकर ले जाता है। तत्पश्चात नीचे गहराई कोमल परत अपरदन होने लगती है। ऊपरी कठोर शैलों की अपेक्षा निचली कोमल शैला का अपरदन होने लगता है। तत्पश्चात शीघ्र से ओस एवं तुषार का कार्य नीचे दूसरी कठोर परत पर होने लगता है और इस असाधारण अनियमित अपरदन के फलस्वरूप उक्त विशेष आकृति का विकास होता है जिसमें कटे पटे ऊंचे नीचे भूभाग का विकास होता है। इसमें ऊंचे भागों का ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक होती है और इस भूभाग को जीवजन का नाम दिया जाता है। इसके उदाहरण अरब के मिस्र में मिलते हैं। ठीक है, और 8 नंबर लिखेंगे दोस्तों आप इसमें वो लिखेंगे यारदंग। ठीक है, यदि कठोर एवं मुलायम शैलों के अस्तर उदग्र रूप से क्रमशः स्थित होते हैं तो कठोर शैल अपेक्षाकृत कम अपरदित होती है, जबकि मुलायम शैल अपरदित हो जाती है तो कठोर शैल नुकीली होकर खड़ी रह जाती है जिसके माध्य गहरी नालिका बन जाती है और इस प्रकार का भूस्वरूप को यारदंग कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे नीचे दूसरा हेडिंग वो रहेगा निक्षेप की आकृतियाँ। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके बारे में लिख लीजिए। लिखेंगे आप कि प्रवाहित आयु में शैलचूड़ को लेकर चलने की एक सीमा होती है। जब वायु शिथिल हो जाता है अथवा उसके मार्ग में कोई बाधा आ जाता है तो उसका भार निक्षेपित होने लगता है। निक्षेपित की आकृतियाँ वायु वेग बाधाओं के प्रकार एवं प्रकृति प्रवाहित पदार्थ के भार आकार आदि के निर्भर होती है। निक्षेप के निम्न आकृतियाँ निम्न हैं, जैसे कि उर्मियाँ। लिखेंगे इसके बारे में मरु प्रदेशों में वायु के चलने से रेत के मैदान में तरंगों की आकृति बन जाती है जिसे उर्मियाँ कहा जाता है और इन उर्मियों की ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसमें बालू का स्तूप सैंड डॉन्स। ठीक है, वायु प्रवाह के मार्ग में झाड़ी या अन्य किसी प्रकार की बाधा आ जाने से रेत एकत्र होने लगती है जिसे बालुका स्तूप कहा जाता है और इस प्रकार के बालुका स्तूप की ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर तक पाई जाती है। तीसरा इसमें लिखेंगे दोस्तों बरखान। ठीक है, लिखें बाधा के अस्थायी होने तथा वायु वेगमंद होने पर बालुका स्तूप की भुजाएं लंबे सिर बनाकर वायु दिशा की ओर फैल जाती है। वायु की ओर से छत्रोदर तथा वायु विमुख ढालें नतोदर होती हैं और इस प्रकार की आकृतियों को बरखाना कहा जाता है। वस्तुतः बरखाना में अनुदैर्घ्य एवं त्रियक दोनों प्रकार के स्तूपों के गुण विद्यमान होते हैं। यदि बरखाना पर वायु का प्रवाह कई दिशा में होने लगे तो वो अस्थायी बालुका स्तूप बन जाएगा। तीसरा हेडिंग लिखेंगे दोस्तों अपने आयु की प्रक्रिया से संबंधित अन्य भूभाग आकृति। ठीक है, इसमें लिखेंगे लोयस। पहला है लोयस। लिखेंगे आयु द्वारा बारीकी रेत को बहुत दूर ले जाकर निक्षेपण मैदान को लोयस का नाम दिया जाता है और इस प्रकार के निक्षेपण में परतें नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त इसमें केवल स्थलीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं जो कि इस बात का प्रमाण है कि इस निक्षेप का मूल शैल का संबंध जल से नहीं रहा। इसका रंग जो है पीला व हल्का भूरा होता है और चीन के उत्तरी पश्चिमी मैदान में लोयस का निक्षेपण प्रसिद्ध है। इसके संबंध में अनुमान है यह गोबी के मरुस्थलों में उड़ाकर लाई गई है और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी बेसिन में पश्चिम भाग में इस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे विकृत स्थल या उत्खात भूमि। ठीक है, लिखेंगे कि अर्धशुष्क मरु प्रदेशों में निक्षेपित परतदार शैलों में वर्षा द्वारा खादर बन जाते हैं और छोटी छोटी जलधाराओं में प्रवाहित जल की कोमल शैल से गहरा कटाव कर देती है और इस प्रकार के फटे फटे भूभाग को उत्खात भूमि कहा जाता है। वस्तुतः जल में भौतिक तथा रासायनिक कार्य तुषारपात में एवं वायु अपरदन में सम्मिलित का प्रभाव का विकास है। और तीसरा लिखेंगे मेरू बेसिन या भूस्राव पर्वतों के आवृत मरु प्रदेशों बेसिन मरु बेसिन कहा जाता है।
तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न पत्र से बहुत ज़्यादा परीक्षा में मदद मिलेगी। और दोस्तों आपसे जो भी कनेक्टेड है, आपके दोस्त, कलीग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि इस प्रश्न पत्र और प्रश्न से और व्याख्या से उन्हें भी काफ़ी मदद मिले। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।